हाँ भाई, सब ठीक। मैं भी ठीक। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6। तो क्लास 6 स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरफ से वही वही कहूंगा कि मेरे बोर्ड पे लिखे गए शब्दों से ज्यादा मेरे बोले गए शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो मैं बोर्ड पे ना लिखूं वो मैं सिर्फ बोलूं और बोलते ही आपको याद हो जाए। तो अपने कान और अपनी आंखें खुली रखिएगा। आज जिस व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में जितना बात की जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए, जिनकी जितनी उनकी सराहना की जाए, वो बहुत कम है उनके लिए। आज हमारे एक महान व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं। उनका नाम है ज्योतिबा ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले की आज हम बात करने जा रहे हैं। बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ज्योतिबा फूले के बारे में हम जितना भी मैं आज को आपको आज बताने वाला हूं, जितने क्वेश्चन, जितने प्रश्न उत्तर आज मैं आपको बताऊंगा, वो हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो या तो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है या आने वाला है। और मैं लिख कर देता हूं, जो मैं आज पढ़ाऊंगा इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे, क्योंकि हर बार एसएससी इनकी जीवनी से, इनकी पुस्तकों से, इनकी संस्था से, इनकी बीबी से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर उठाता है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले का जन्म कहां हुआ था। तो अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, जन्म, तो इनका जन्म हुआ था पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर मैं आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन बताऊं कि पुणे किस नदी के किनारे है, तो पुणे है मूठा नदी के किनारे। मूठा नदी के किनारे। पुणे किस नदी के किनारे है? पुणे पुणे है मूठा नदी के किनारे। अब आओ इसकी इनकी जीवनी के ऊपर हम चलते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इनका संबंध किससे था। इनका जो संबंध था वो किससे था। तो ये एक समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक। समाज सुधारक। ये एक समाज सुधारक थे और उस जमाने के बहुत बड़े विद्वान थे। समाज सुधारक के साथ विद्वान थे। अब इनकी एक संस्था थी जो एसएससी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इनकी संस्था संस्था थी इनकी एक। इनकी संस्था का नाम था सत्य शोधक समाज। क्या नाम था? सत्य शोधक सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज से एसएससी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रश्न जरूर बनाती है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सत्य शोधक समाज क्या था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले। मैं एक बार फिर लिख देता हूं। सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे, संस्थापक, वो थे ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। किस समय इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी? तो सन जिस समय सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी वो था 1873। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। और अगर मैं इसकी और बात करूं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, किसने इसकी स्थापना करी थी? ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना करी थी। अब मैं चलता हूं ज्योतिबा फूले की कुछ प्रमुख पुस्तकों की ओर। कुछ प्रमुख पुस्तकों की ओर जो एसएससी में कई बार पूछी जा चुकी हैं और आने वाले एग्जामों में भी जरूर पूछी जाएंगी। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। पुस्तकें, आपने कई बार उनका नाम सुना भी होगा, कई बार एसएससी के एग्जामों में देखा भी होगा। तो इनकी पहली सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम था गुलामगिरी। गुलाम गिरी। एसएससी यूं पूछती है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? चार ऑप्शन देगी।
जिसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। कब लिखी थी ये ज्यादातर नहीं पूछती कब लिखी थी, बस इतना याद कर लीजिए गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की है। अब हम इनकी दूसरी पुस्तक की बात करते हैं। इनकी दूसरी पुस्तक थी, वो भी बहुत चर्चा में रहती है। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है अछूतों की अछूतों की कैफियत। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है अछूतों की कैफियत। और ये दोनों पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पुस्तकें हर बार पूछी जाती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी पूछी जाएंगी। तो मैं दोबारा दोहराता हूं, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। अछूतों की कैफियत पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। अब हम इनकी दूसरी उसकी ओर चलते हैं कि इन्होंने दूसरा क्या सबसे बड़ा काम किया था। हम इनके कामों की बात करते हैं। इनके काम, प्रमुख काम, मतलब ये क्यों चर्चा में रहते थे, क्या ये काम करते थे? तो इनका पहला जो काम था वो था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या काम था? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना, ये पहला काम करते थे कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देते थे। और ये जो कहानी है, यह 80 के दशक की। जब ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देते थे उस समय महिलाओं का घर से निकलना, घर से बाहर कदम रखना तो मानो गुनाह हुआ करता था। और ये उस समय महिला शिक्षा को बढ़ावा देते थे। ये चाहते थे उस समय की महिलाएं पढ़ें, घर से निकले और शिक्षा ग्रहण करें। तो ये उस जमाने में इन्होंने परंपराओं से हटकर ये काम करा था। तो ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अपमान सहे, लोगों की गालियां सुनी, लोगों से धिक्कारे गए। क्योंकि उस समय जो चलता था, उस समय ब्राह्मणवाद था। कैसा वाद था? कि लोग जातिवाद बहुत माना करते थे, महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखा करते थे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो उस समय ज्योतिबा फूले ने कदम उठाया था कि महिलाओं को भी शिक्षा पाने का अधिकार है। और इसके लिए इन्होंने अपना जीवन तक लगा दिया। किस लिए? सिर्फ महिला शिक्षा के लिए, ताकि महिलाएं आगे बढ़े और शिक्षा ग्रहण करें। इनका दूसरा जो सबसे प्रमुख काम था, मैं ये मिटा दे रहा हूं यहां सर। इनके अगर मैं दूसरे सबसे प्रमुख काम की बात करूं तो इनका दूसरा काम ये जातिवाद के खिलाफ थे। जातिवाद जातिवाद को नष्ट करना। जातिवाद को नष्ट करना। और तीसरा इनका प्रमुख काम हुआ करता था गैर ब्राह्मण आंदोलन। गैर ब्राह्मण आंदोलन किसका आंदोलन था? ज्योतिबा फूले का आंदोलन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार पूछा जाता है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन किसका है? ज्योतिबा फूले का है। जातिवाद को नष्ट करना किसने स्टार्ट करा था? ज्योतिबा फूले ने स्टार्ट करा था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ये मैं हर बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जमाने में जिस जमाने में महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में जिस जमाने में महिलाओं को घर से बाहर रखने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में ये एक शख्स निकल के आते हैं और कहते हैं महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को शिक्षा दो। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में इनका कितना विरोध किया गया होगा। इनके ऊपर लाठियां भी बरसाई होंगी, कीचड़ फेंकी होगी, धिक्कारा होगा, धक्के मारे होंगे, पर ये बंदा नहीं हारा। इस बंदे ने कह रखा था कि मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, मुझे फल की चिंता नहीं करनी है, मैं बस अपना कर्म करूंगा, जिस राह पे मैं चल रहा हूं बस मुझे उस राह पे चलना है। और इन्होंने ऐसा किया भी।
तभी आज सब ज्योतिबा फूले को मानते हैं, उनका लोहा मानते हैं, और जो इन्हें धिक्कारते थे, जो इनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, उन्हें कौन जानता है? कोई नहीं। तो जो भी परिवर्तन करता है, चाहे आज का युग हो या पिछला युग हो या आने वाला युग हो, जब भी कोई परिवर्तन में पहला कदम रखेगा या रखता है, उसे गालियां जरूर पड़ती हैं, धिक्कारा जरूर जाता है, क्योंकि परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम हो जाए, कि आज आपने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए और आज कल परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ऐसी बिल्कुल कोई चीज नहीं है। परिवर्तन होने के लिए बहुत समय लगता है, जिसके लिए आपको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, और यह सिद्ध किया ज्योतिबा फूले ने, जिसने परिवर्तन में पहला कदम रखा कि महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, जातिवाद को खत्म करना चाहिए, गैर ब्राह्मण आंदोलन को स्टार्ट करना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा किया भी। अब मैं बात करता हूं कि गैर ब्राह्मण आंदोलन था क्या। कई लोगों के समझ में नहीं आया होगा कि गैर ब्राह्मण आंदोलन उस समय क्या था। ब्राह्मणवाद था, कि पढ़ने का अधिकार किसको था? सिर्फ ब्राह्मणों का था। पूजा पाठ करने का अधिकार किसका था? सिर्फ ब्राह्मणों का था। गुरुकुलों में शिक्षा कौन प्राप्त कर सकता था? सिर्फ ब्राह्मण प्राप्त कर सकते थे। ये उस समय की बात है, जिस समय ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था, 80 के दशक की बात। तो उस समय इन्होंने गैर ब्राह्मणवाद छेड़ा, कि ब्राह्मणों को ही नहीं, शूद्रों को, दलितों को, क्षत्रियों को, सबको पढ़ने का अधिकार है। ये समान अधिकार की बात करते थे, जातिवाद को नष्ट करने की बात करा करते थे। ये इनके कुछ प्रमुख कार्य थे। अब मैं बात करता हूं इन्हीं की पत्नी की, ज्योतिबा फूले की पत्नी की बात करता हूं। इनके नाम से आप सब परिचित होंगे, जिनका नाम छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ाया जाता है। इनका नाम है सावित्री बाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्री बाई फूले। अब सावित्री बाई फूले अपने आप में एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी महिला थी जिसने लोगों की गालियां सुनी, लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, लोग इन्हें धिक्कारते थे, लोग इन्हें न जाने किन किन नामों से बुलाते थे, पर इस महिला ने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि ये उस समय की बात है जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और उस समय सावित्रीबाई फूले पूरे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। पूरे भारत की पहली महिला शिक्षिका, पूरे भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले थी। अब सावित्रीबाई फूले की भी अपनी एक कहानी है। जब सावित्रीबाई फूले का विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हुआ, उस समय सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और ज्योतिबा फूले क्या करा करते थे? ज्योतिबा फूले महिला शिक्षा को बढ़ावा देते थे। तो किसी ने कहा कि आप तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हो, पर आपके खुद के घर की स्त्री पढ़ी नहीं है, आपकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है। तो उस समय जो ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने इस बारे में गहन विचार किया, और सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को पढ़ाया, ज्ञान अपनी पत्नी को दिया, जिससे उनकी पत्नी भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। फिर सावित्रीबाई फूले क्या करा करती थी? गांव गांव, नगर नगर जाके वहां की स्त्रियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को एकत्र करके समूह में पढ़ाया करती थी। जब ये अपने घर से निकलकर जाती थी, तो कहा जाता है ये अपने बैग में 1 से 2 जोड़ी कपड़े रख के लेके जाती थी। क्यों लेके जाती थी? क्योंकि रास्ते में इनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, इन्हें गालियां दी जाती थी, और जिसके हाथ में जो आता था, गंदे से गंदा कचरा, कीचड़, वो इनके ऊपर फेंक दिया जाता था, ताकि ये अपने घर वापिस चले जाए और महिलाओं को ना पढ़ाए। पर ये सावित्रीबाई फूले ना इन्होंने हार मानी, इन्होंने बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। तभी आज हम सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ते हैं और सबको पढ़ाते हैं कि सावित्रीबाई फूले कौन थी, क्या काम करती थी, और जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां पर, ये थोड़ा सा यहां से मिटा के लिखता हूं मैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा जाता है कि भारत का पहला महिला विद्यालय कब खोला गया था और कहां खोला गया था। तो मैं बात करता हूं कि भारत का पहला
भारत का पहला महिला विद्यालय, महिला विद्यालय। अब सोचिए कि जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को घर से बाहर कदम रखने का अधिकार नहीं, उस समय इन लोगों ने, किसने, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने भारत का पहला महिला विद्यालय बना दिया। जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो सोचिए जब इन्होंने महिला विद्यालय बनाया होगा, तब इन्होंने किन किन बातों का, किन किन लोगों का सामना किया होगा। बहुत कठिन परिस्थिति रही होगी उस समय, जिस समय इन्होंने महिला विद्यालय बनाया। मैं बात करूं तो महिला विद्यालय इन्होंने कब बनाया था, तो यह बनाया था 1848 में। 1848 में इन्होंने महिला विद्यालय बनाया। इसकी स्थापना इन्होंने कहां पर करी, पुणे में करी, जो कि महाराष्ट्र में है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि पुणे मूठा नदी के किनारे है। तो ये भारत का पहला महिला विद्यालय किसने बनाया, मैं ये भी पहले बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं कि भारत का पहला महिला विद्यालय ज्योतिबा फूले और उनकी बीबी, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने मिलकर बनाया। किसने बनाया, इसके संस्थापक हुआ करते थे, संस्थापक ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले प्लस इनकी पत्नी, सावित्रीबाई फूले, सावित्री बाई फूले। ज्योतिबा फूले प्लस उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने 1848 में भारत का पहला महिला विद्यालय बनाया, जो कि पुणे में स्थापित हुआ। पुणे महाराष्ट्र में है। तो आप सोचिए कि जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, लोग जातिवाद इतना मानते हैं कि नीची जातियों को, शूद्रों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं। पढ़ाई पे सिर्फ किसका अधिकार था, पढ़ाई पे सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था, ऊंची कास्ट वालों का अधिकार था। उस समय एक व्यक्ति ऐसा भी पनपा, ऐसा निकला, ऐसा जन्मा, जिसने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, ब्राह्मणवाद को हटाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो परंपराओं से हटकर एक नई परंपरा बनाते हैं, जो कि सिद्ध किया ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने। तो आज मैं इनका लोहा मानता हूं, मैं ही नहीं पूरा भारत इनका लोहा मानता है। इन्होंने उस समय, जिस समय ऐसा परिवर्तन करने वालों को, ऐसे नए कदम रखने वालों को धिक्कारा जाता था, समाज से अलग कर दिया जाता था, इन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए उस समय ऐसे ऐसे आंदोलन छेड़े, गैर ब्राह्मण आंदोलन, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो मैं नमन करता हूं इन्हें, ज्योतिबा फूले को और सावित्रीबाई फूले को। तो इसके साथ ही जहां तक जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने आपको सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे, जो एसएससी में पूछे जाते थे, वो मैंने आपको सब बता दिया है। अगर कोई भी पॉइंट मुझसे छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट छूटा है। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जो हमारे चैनल रामराज स्टडी पर हर दिन एक नए टॉपिक के साथ, जो एसएससी पीवाईक्यू पर वेस्ट होता है, उस पर मिलता है हर शाम 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडी पर। जब तक के लिए धन्यवाद।